आज की चर्चा की शुरुआत एक एक हैरान करने वाले आंकड़े से करते हैं। सोचिए, एक काम जिसे करने में पहले पूरे 12 महीने लगते थे, अब वही काम सिर्फ 8 महीनों में पूरा हो रहा है। रफ्तार में ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो खेल बदलने वाली बात है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है जो भारतीय रेलवे के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम की जो क्षमता है उसमें कितना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बिल्कुल। आज हम भारतीय रेलवे की माल ढुलाई से जुड़े एक प्रेस रिलीज को समझने की कोशिश करेंगे जो कल यानी 2 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। हमारा मकसद सिर्फ इन नंबरों को दोहराना नहीं है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि इन मालगाड़ियों के डब्बों में जो ये स्टील, कोयला और अनाज लदा है, इसके आंकड़े असल में भारत की अर्थव्यवस्था, इसके पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों और यहां तक कि हमारी और आपकी जिंदगी के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। सही कहा। इन आंकड़ों को आप देश की औद्योगिक सेहत का एक तरह से EKG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समझिए। अच्छा। ये जो ऊपर नीचे होती लाइनें हैं, ये हमें बताती हैं कि देश का दिल, इसका जो औद्योगिक और आर्थिक ढांचा है, वो कितनी मजबूती से धड़क रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पटरियों पर बढ़ती रफ्तार का देश की तरक्की की रफ्तार से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो चलिए इन आंकड़ों को खोलते हैं। सबसे पहले मुख्य आंकड़ा। नवंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने 135.7 मिलियन टन माल की ढुलाई की। ये पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 4.2% ज्यादा है। ये तो ठीक है, एक अच्छी स्थिर बढ़त है। हाँ, लेकिन असली कहानी इस एक महीने के आंकड़े में नहीं है, वो तो बड़ी तस्वीर में छिपी है। वही तो असली दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में, अप्रैल से नवंबर तक, कुल ढुलाई 1070.8 मिलियन टन तक पहुंच गई है। 1070 मिलियन टन। हाँ, 1070 मिलियन टन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। 1070 मिलियन टन का वजन, आप समझिए, मिस्र के गीजा के महान पिरामिड से लगभग 180 गुना ज्यादा है। अरे वाह! और याद रखिए, ये सिर्फ 8 महीने का आंकड़ा है। ये उस पैमाने को दिखाता है जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था काम कर रही है। और यही आंकड़ा हमें उस चौंकाने वाले तथ्य पर वापस लाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक ये 1070.8 मिलियन टन का आंकड़ा, जो सिर्फ 8 महीनों का है, वो साल 2013-14 के पूरे साल की ढुलाई, पूरे 12 महीनों की, हाँ, जो 1055 मिलियन टन थी, उससे भी ज्यादा है। मतलब आज रेलवे 8 महीने में वो कर रहा है जो एक दशक पहले पूरे 12 महीने में करता था। ये सिर्फ एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं है, यहाँ कुछ बुनियादी तौर पर बदला है। सवाल यह है कि पिछले एक दशक में ऐसा हुआ क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये उछाल अचानक नहीं आया। इसके पीछे पिछले कई सालों का नीतिगत और ढांचागत निवेश है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का, यानी DFCs का। अच्छा, ये जो मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बने हैं? बिल्कुल, ये मालगाड़ियों के लिए बनाए गए एक तरह से एक्सप्रेसवे हैं, जहां वो बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से चल सकती हैं। इसके अलावा पूरे नेटवर्क का जो बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उससे न केवल प्रदूषण कम हुआ है, बल्कि ट्रेनों की रफ्तार और उनकी जो खींचने की क्षमता है वो भी बढ़ी है। और साथ ही बेहतर वैगन डिजाइन और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम ने भी पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा कुशल बना दिया है। तो ये सिर्फ ज्यादा ट्रेनें चलाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को स्मार्ट और तेज बनाने की बात है। हाँ। और जब सिस्टम तेज होता है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रेस रिलीज में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का भी जिक्र है। ये माल ढुलाई उस बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ती है? इसका जुड़ाव बहुत गहरा है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी लॉजिस्टिक्स होती है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह असरदार ढंग से पहुंचाने की क्षमता। अगर लॉजिस्टिक्स महंगी और धीमी होगी तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। और यहीं पर दस्तावेज की एक और जरूरी बात सामने आती है कि रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में लगभग आधा सस्ता है। अब ये तो सुनने में अच्छा लगता है कि लागत आधी है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। पूछिए। इस बचत का फायदा असल में किसे मिल रहा है? क्या कंपनियां इस बचत को ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं जिससे महंगाई कम हो, या ये सिर्फ उनके मुनाफे को बढ़ा रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। इसका असर कई स्तरों पर होता है।
पहली बात तो ये कि जब स्टील, सीमेंट, कोयला जैसी मतलब बुनियादी चीजों के परिवहन की लागत कम होती है, हाँ। तो यह इनपुट कॉस्ट को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसका एक अप्रत्यक्ष असर महंगाई पर भी पड़ता है। अच्छा। दूसरी बात, कंपनियां जो पैसा बचाती हैं उसे वे नए निवेश में, क्षमता विस्तार में या फिर नई तकनीक अपनाने में लगा सकती हैं, जिससे अंततः रोजगार पैदा होता है। अच्छा। लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा मिलता है MSMEs को, यानी छोटे और मझोले उद्योगों को। वो कैसे? उनके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप सोचिए, एक छोटा व्यापारी जो पहले अपना माल सिर्फ आसपास के शहरों में ट्रक से भेज पाता था। हाँ, क्योंकि दूर भेजना महंगा पड़ता था। बिल्कुल, क्योंकि देश के दूसरे कोने में भेजने का खर्च बहुत ज्यादा था। अब रेलवे के सस्ते और भरोसेमंद नेटवर्क के जरिए वो अपना माल कम लागत में पूरे देश में भेज सकता है। तो उसका बाजार बड़ा हो जाता है। कई गुना बड़ा हो जाता है, उसका व्यापार बढ़ता है। ये विकास को समावेशी बनाता है, उसे सिर्फ बड़े कॉरपोरेशनों तक सीमित नहीं रखता। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर। अब जरा इन डिब्बों के अंदर झांकते हैं कि इनमें ढोया क्या जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़े हमें और भी बारीक कहानी बताते हैं। दस्तावेज के मुताबिक पिग आयरन और फिनिश्ड स्टील में 16% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हाँ, और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मेरा अंदाजा ये है कि स्टील में 16% की वृद्धि, जो देश की अनुमानित GDP वृद्धि दर से शायद दोगुनी है, ये इशारा करती है कि अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, सड़कें, पुल, नए कारखाने, वो बाकी अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। क्या ये कहना सही होगा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित विकास का संकेत है? आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक खास तरह की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित ग्रोथ का एक बहुत मजबूत संकेतक है। अच्छा। जब स्टील और लो अयस्क, जिसमें भी लगभग 10% की वृद्धि है, उसकी खपत इतनी तेजी से बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये सीधे तौर पर पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि को दिखाता है, जो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत सकारात्मक संकेत है। और उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर्स में 10.6% की वृद्धि का क्या ये सिर्फ एक मौसमी उछाल है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये मौसमी जरूर है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बुआई के मौसम के आसपास उर्वरों की ढुलाई में वृद्धि ये पक्का करती है कि देश के हर कोने में किसानों तक खाद समय पर पहुंच रही है। ये दिखाता है कि हमारी जो कृषि सप्लाई चेन है वो कितनी मजबूत हो रही है। ये सिर्फ खेती का मामला नहीं है, ये देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता से जुड़ा मामला है। लेकिन जिस आंकड़े ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है अन्य सामान यानी बैलेंस अदर गुड्स में 23.6% की जबरदस्त बढ़ोतरी। हाँ, ये अन्य सामान क्या बला है? ये कोयला, सीमेंट या स्टील तो है नहीं, तो फिर क्या है? क्या हम यहाँ रेफ्रिजरेटर, गाड़ियां या FMCG उत्पादों की बात कर रहे हैं? ये शायद इस पूरी रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प और भविष्य की ओर इशारा करने वाला आंकड़ा है। अच्छा। हाँ, परंपरागत रूप से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा कोयला, लौह अयस्क जैसे भारी और थोक सामान पर ही केंद्रित रहा है, लेकिन अन्य सामान में लगभग 24% की वृद्धि ये बताती है कि अब रेलवे का नेटवर्क विविध हो रहा है। मतलब अब रेलवे सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि तैयार उत्पाद भी ढो रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि अब रेलवे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो पैकेटबंद उपभोक्ता सामान होते हैं वैसी चीजें भी बड़े पैमाने पर ढो रहा है। ये कंटेनर यातायात में हुई 6.8% की वृद्धि से भी सीधा जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि रेलवे अब सिर्फ एक बल्क कैरियर नहीं रह गया है, बल्कि एक संपूर्ण लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता के रूप में उभर रहा है। अच्छा। यह भारतीय लॉजिस्टिक नेटवर्क के परिपक्व होने और एक ज्यादा जटिल उपभोक्ता संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो हमने आर्थिक पहलू को देखा, हमने ये भी देखा कि क्या ढोया जा रहा है, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जी, और वो है पर्यावरण। बिल्कुल। दस्तावेज में साफ लिखा है कि माल ढुलाई का सड़क से रेल की तरफ शिफ्ट होना भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्यों को मजबूत करता है। और ये सिर्फ कागजी बात नहीं है, इसका जमीन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसे सीधे से गणित से समझिए। एक औसत मालगाड़ी 300 से ज्यादा ट्रकों का भार उठा सकती है। 300 ट्रक? हाँ, अब सोचिए
नवंबर के महीने में जो अतिरिक्त माल रेलवे ने ढोया है उसके लिए लाखों ट्रक यात्राओं की जरूरत पड़ती। इसका मतलब है लाखों लीटर डीजल की बचत और हजारों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। बिल्कुल। प्रति टन किलोमीटर जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो रेल में सड़क की तुलना में लगभग 75 से 80% कम होता है। इतना ज्यादा फर्क? हाँ। तो जब कोई उद्योग अपना माल ट्रक की बजाय ट्रेन से भेजता है तो वो न केवल अपने पैसे बचाता है बल्कि वो देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में भी सीधी तौर पर योगदान देता है। इसके अलावा सड़कों पर कम भीड़, कम जाम और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका फायदा हर किसी को मिलता है। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है। आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, MSMEs को बढ़ावा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, एक ऐसी शिकायत जो हम अक्सर सुनते हैं। क्या मालगाड़ियों की संख्या और रफ्तार बढ़ने से यात्री ट्रेनों की समय सारणी पर कोई असर पड़ रहा है? अक्सर ये कहा जाता है कि मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने के लिए पैसेंजर ट्रेनों को रोका जाता है या वो लेट हो जाती हैं। क्या ये माल ढुलाई में हो रही तरक्की आम यात्री की कीमत पर हो रही है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है और इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मौजूदा साझा नेटवर्क पर जहां यात्री और मालगाड़ी दोनों चलती हैं, वहां कभी-कभी ऐसी परिचालन संबंधी चुनौतियां आती हैं। कुछ व्यस्त मार्गों पर प्राथमिकता को लेकर टकराव होता है, लेकिन यहाँ बड़ी तस्वीर को समझना जरूरी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी DFCs जैसी परियोजनाओं का अंतिम लक्ष्य ही इसी समस्या का समाधान करना है। मतलब मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाकर मौजूदा ट्रैक को यात्री ट्रेनों के लिए खाली करना है। एकदम सही। जैसे जैसे DFCs का नेटवर्क पूरा होता जाएगा, मालगाड़ियों का बड़ा हिस्सा उन पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। इससे मौजूदा ट्रैक यात्री ट्रेनों के लिए ज्यादा उपलब्ध होंगे। तो जो आज एक चुनौती दिख रही है वो असल में एक संक्रमण काल का हिस्सा है। लंबी अवधि में माल ढुलाई में हो रहा ये निवेश और आधुनिकीकरण अंततः यात्री ट्रेनों को भी ज्यादा समय पर और तेज गति से चलाने में मदद करेगा। लक्ष्य दोनों को बेहतर बनाना है, किसी एक की कीमत पर दूसरे को नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने जो भी चर्चा की उससे ये साफ है कि ये रेलवे के सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक बदलते और आधुनिक होते लॉजिस्टिक्स परिदृश्य और एक स्थायी विकास की ओर बढ़ते कदमों की एक बड़ी और जटिल तस्वीर है। हमने देखा कि कैसे पटरियों पर दौड़ती एक मालगाड़ी हमें स्टील फैक्ट्रियों से लेकर किसानों के खेतों तक की कहानी सुनाती है। और ये भी दिखाती है कि कैसे ढांचागत सुधारों का असर पूरे देश की आर्थिक धमनियों में महसूस होता है। ये एक सकारात्मक चक्र की तरह है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कुशलता आती है, जिससे लागत घटती है, व्यापार बढ़ता है और अंततः आर्थिक विकास को गति मिलती है। हमने इस चर्चा में माल ढुलाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया क्योंकि प्रेस रिलीज का मुख्य विषय वही था। लेकिन उसी दस्तावेज में एक और लाइन थी जिस पर शायद कम लोगों का ध्यान गया हो, कि भारतीय रेलवे हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने अभी माल ढुलाई और यात्री सेवाओं के बीच के तनाव और तालमेल पर बात की। जैसे जैसे ये माल ढुलाई का नेटवर्क ज्यादा कुशल, आधुनिक और रेलवे के लिए आर्थिक रूप से ज्यादा लाभदायक होता जा रहा है, इसका भारत में यात्री ट्रेनों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। सोचने के लिए एक विचार ये है, क्या माल ढुलाई से होने वाला ये मुनाफा और इसमें आई तकनीकी उत्कृष्टता यात्री सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक इंजन का काम करेगी, जिससे उन 2 करोड़ लोगों का रोज का सफर भी बेहतर, तेज और ज्यादा आरामदायक बनेगा? या फिर क्या इससे एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां रेलवे अपने ज्यादा मुनाफे वाले माल ढुलाई कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित करे, जिससे यात्री सेवाओं और माल सेवाओं के बीच गुणवत्ता का एक अंतर पैदा हो जाए? इस सवाल का जवाब आने वाले दशक में करोड़ों भारतीयों की यात्रा के अनुभव को परिभाषित करेगा।